Good afternoon and namaskar to all. We are here today to celebrate the world. From 1st to 7th August, we celebrate World Breastfeeding Week. And this year, the theme is feeding, a shared responsibility. स्तनपान बढ़ाना एक साझा जिम्मेदारी. Feeding and share this responsibility as healthcare workers, as healthcare providers, social workers, and even as breastfeeding is beneficial to the baby, to the mother, to the family, and even to the nation. It is a complete food, easily digestible, with all important nutritional components in it, and hence it prevents a large number of disease in the baby. Breastfeeding is not only important for the baby, but it is also very important for the mother because it prevents postpartum hemorrhage, the most important cause of maternal mortality. It acts as a contraceptive for the first 6 weeks when the mother is doing exclusive breastfeeding. And it also prevents various cancers like breast cancer, uterine cancer, and ovarian cancer. Initiating policies to promote breastfeeding, like the government has increased the maternity leave from 3 months to 6 months. That is basically to promote breastfeeding because the working mothers are not able to breastfeed their babies properly. The government is also creating facilities for breastfeeding at various places like airports and malls. So we are here today to promote and increase the awareness about this very important cause, the breastfeeding. Thank you. Now I request Dr. Veena Acharya to formally deliver the welcome note. Dr. Veena Acharya, ma'am. गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज हम सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ. अभी डॉक्टर सीमा मेहता ने विश्व में 1 से 7 अगस्त तक ये स्तनपान वीक मनाया जा रहा है. इसका क्या उद्देश्य? 1990 और यूनिसेफ ने मिलकर ये 120 कंट्रीज में ये विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया है. ये देखा और शिशु दोनों को बहुत सारे फायदे हैं और शिशु मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी आती है. सीमा ने बताया है कि माँ का दूध सभी जाने जाते हैं. माँ का दूध हमारे शास्त्रों में कहा गया है ये अमृत है. कि मंथन के लिए संगोष्ठी कर रहे हैं, उसके लिए हमने साइंटिफिक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है. बताएंगे कि ये क्या है. मैं अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की मेयर का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे लिए इस अमूल्य वर्क में, और डॉक्टर अलका राव जी का, डॉक्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ हमारी मृदुला भसीन, ये बहुत ही एक्टिव समाज सेविका हैं और खासतौर से ये ट्रैफिक उसके लिए डॉक्टर शीला है, और जो खासतौर से ये हमारी जैन एसोसिएशन की जो आई हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत. जैन जी का और दमयंती जी का मैं पहले से बता रही हूँ, और किरण भंडारी जी का मैं आप लोगों के डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि सब इनके बारे में जितना कहा जाए उतना छोटा है. के लिए सबसे अग्री में कोई भी प्रोग्राम कभी भी डॉक्टर साहब से बताया जाए कि मैं ये प्रोग्राम करती हूँ, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो. सबसे बड़ा उदाहरण इनका लिए कि स्वास्थ्य ब्लड जो बैंक है, ये सबसे पहला बैंक हमारे जो स्टेट में बना है, वो बड़ा क्या दान होगा. तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सर्वेश की भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ. डॉक्टर सर्वेश तो लर्निंग मॉडल है. कोई भी कार्य
उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जैसे ही मैंने कहा कि मुझे ये प्रोग्राम करना है, उन्होंने मुझे किसी भी हर लेवल पे मेरा सहयोग दिया है। आए हैं इस अवसर के लिए मैं सबका अपना आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार फूलों से करते हैं। कल हरियाली मावस है, इसलिए हम अपने अतिथियों का स्वागत हरियाली से करेंगे। मैं डॉक्टर वीना से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे समारोह की मुख्य अतिथि मेयर शीला धाबाई जी का स्वागत करें। मैं डॉक्टर एस अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगी कि वे दमयंती गुप्ता, प्रेसिडेंट रूवा यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन का स्वागत करें। मैं वीना आचार्य मैडम से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर अलका राव, एक्स प्रेसिडेंट रूवा का स्वागत करें। मैं डॉक्टर एस अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर मृदुल भसीन, सोशल एक्टिविस्ट, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम किया है इन्होंने, इनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर वीना आचार्य, फाउंडर मेंबर जैन सोशल ग्रुप का स्वागत करें। डॉक्टर मिसेस लीला मेहता, ये अच्छा, मैडम मिसेस भारती जैन का स्वागत करें। आगे आ जाओ। शीला शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेकेलॉन हॉस्पिटल का स्वागत करें। डॉक्टर सलमा का स्वागत करें। डॉक्टर सलमा, मैडम पहले मैडम का हाँ मैडम का I request our chief guest, Mayor Sheila Dhabai ji, to please formally inaugurate our function by lighting the lamp. Madam Sheila, please aye. I request Dr. S.S. Agarwal to please offer, madam. I request all the guests to please come forward for lighting of the lamp. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां जगद्व्यापिनीं वीणां
Thank you. Now I request Dr. Sheila Sharma. She's a child specialist. She is lactation trainer at Hospital, Milk Bank, Jeevan Dhara. I request ma'am to please give an overview of breastfeeding. And thank you all of you. मैं आपको एक कहानी सुनाने चाहती हूँ। एक बच्चे की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आती है। हॉस्पिटल में आती है, उसका बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन वो बच्चा माँ से दूर हो जाता है, दादी के पास उसको दे दिया जाता है। एक 5 घंटे वो दादी के पास रहता है। दूसरा सिनेरियो, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चा माँ को दे दिया जाता है, लेकिन वहां बहुत तेज पंखा चल रहा है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है। सिनेरियो तीसरा, गांव में डिलीवरी हुई है, चाहे हॉस्पिटल में चाहे घर है डिलीवरी, लेकिन बच्चे की दादी कहती है कि जब तक बुआ नहीं आएगी तब तक दूध नहीं पिलाया जाए। चौथा, बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए वो माँ का दूध नहीं। से बहुत सारे और कहानियां हो सकती हैं जो हमें मालूम है डे टू डे लाइफ में। अब इसका आउटकम क्या होगा? बच्चे ने इमीडिएटली माँ का दूध नहीं पिया, उसी समय माँ का दूध नहीं पिया। वो रोएगा, नेचुरली भूखा है, रोएगा। रोने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? बहुत ज्यादा रोएगा तो उसका शरीर गर्म हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, पेट फूल सकता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसको पानी की कमी हो जाएगी, पेशाब कम करेगा, मोशन नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा एक्सेसिव क्राइंग से, एयर वो पीता रहेगा, पेट फूल जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उसको चीनी की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ऐसे और बहुत सारे, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठंडा हो सकता है बच्चा। इन सब कंडीशंस में माँ, दादी या जो भी है केयर टेकर, वो क्या करेगा? बच्चे को अस्पताल, डॉक्टर के पास लेके जाएगा। डॉक्टर अगर उसे देखा जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोथर्मिया है या हाइपोथर्मिया है, बुखार, बहुत टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या करेंगे? वो लेकर एडमिट करेंगे ना। अगर बहुत एक्सेसिव क्राइंग है, पेट फूल रहा है, रीगजिटेशन हो रहा है, बार बार में एडमिट कर दिया जाएगा। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वो बच्चा 1-2 घंटे में तो नर्सरी में नहीं रहेगा, अब वो 3-4 दिन तक रहेगा। डायग्नोसिस उसकी कुछ भी हो सकती है, सेप्टिसीमिया करके रखा जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, कोई भी इन्फेक्शन। इसका आउटकम क्या होगा? वो नर्सरी में रहेगा, उसको सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, इस ड्यूरेशन में उसको माँ का दूध भी नहीं मिला। अल्टीमेटली क्या? देर से डिस्चार्ज होगा और मोर्टेलिटी भी हो सकती है, वो बच्चा। हाँ, तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई? नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल नॉर्मल रखा जा सकता था। कैसे? उसको सही टाइम पे माँ का दूध दिया जाता। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बने हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? हमको ये देखना है। अब जो हम आगे एक वर्कशॉप करेंगे, वो इसी में ये करेंगे कि हम कैसे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हम चाहते हैं बच्चों की मृत्यु दर कम हो, लेकिन ये क्या सीक्वेंस थी? नॉर्मल बच्चा था
और वो मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा है। इन बच्चों को हम बचा सकते हैं। कितना प्रतिशत? ऑलमोस्ट 99 to 100%। बड़ी बीमारियों को ट्रीट करने में हमको यहाँ इंटरवेंशन करना है। कैसे? करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग सिखाकर। Thank you, madam. Now I request Dr. S.S. Agarwal, sir. आशीर्वाद के चंद शब्द। मातरम। आज विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन समारोह पर हमारे सबकी अग्रज और मुख्य अतिथि आदरणीय शील धाबाई जी बहन, यहाँ आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और एक प्रकार से जो ने जैसे माँ ने जन्म देने वाली, वैसे इस कार्यक्रम को जन्म देने वाली आदरणीय डॉक्टर वीना आचार्य जी हमारे लिए और राजस्थान अस्पताल के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है कि जिस प्रकार लाइव और बड़ा बना देती हैं, उसके लिए हम सब इनके बहुत। आज के जो इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रही है आदरणीय डॉक्टर, यहाँ उपस्थित आदरणीय दमयंती गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट वुमेन्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अलका लाऊ जी जो कि मैं मेरे टीचर रहा हूं इनका, डॉक्टर मालती जी तो नहीं दिख रही हैं, हाँ नहीं आई है, डॉक्टर भारती जैन जी जो सेक्रेटरी हैं जैन सोशल ग्रुप की संगनी की, डॉक्टर किरण भंडारी जी, डॉक्टर शीला शर्मा जी, डॉक्टर अर्चना सुराना जी नहीं आई, हाँ वो भी नहीं दिख रही है, मेरे को दिख नहीं रही है। और यहाँ सभी अभी आई हैं डॉक्टर अंजू सोनी जी, तो और सभी हमारे अस्पताल के सभी नर्सिंग कंसल्टेंट, नर्सिंग जो कर्मचारी हैं, कंसल्टेंट हैं, और इस राजस्थान हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर सर्वेश और श्रद्धा। आज इस स्तनपान दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम एक समय के अंदर ये आ गया था कि केवल बाहर का दूध या जो अपन को टॉप अप दूध होता है, डिब्बे का दूध, वो दिलाया जाए, और इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह सब इसके लिए मार्केट के अंदर आ गई थी। आज 1990 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सभी सरकारों ने इन्होंने मिलके विश्व इंटरनेशनल स्तनपान सप्ताह मनाने का जो है वो निर्णय लिया था, और 1992 से अपने यहाँ बन रहा है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस आ गई है। आज अपन ये देखते हैं कि रेडी टू फूड ईट, खाना लिया है तुरंत ही खा लो। आपके पास जो है ना बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा न्यूट्रिशन और फूड है कि आपको रेडी, इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता नहीं रहती है कि हमको इसके लिए किस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। उसी प्रकार इसके जितने फायदे हैं वो सब आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मैं इसके बारे के अंदर नहीं, लेकिन मेरा यह है कि इसके लिए आप सब लोग बात अगर निश्चित तौर के ऊपर ये बताएंगे तो इसके अंदर बच्चों की तो न्यूट्रिशियसता बढ़ेगी, लेकिन इससे जो माँ को, मदर को भी बहुत
फायदे होते हैं जो कि मैंने पढ़े हैं, लेकिन अब मैं उसको मालूम नहीं है मेरे को, क्योंकि कंटिन्यूअसली हो चुके हैं। लेकिन इससे जिस प्रकार से मदर को, बच्चे को और देश को, क्योंकि अगर अपन स्तनपान कराते हैं तो ये राष्ट्रहित, देश हित है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कुपोषणता बढ़ रही है या बढ़ी हुई है या है, उसको हम इसके द्वारा बहुत हद तक दूर हैं। जो यहाँ पर बैठी हुई हैं वो इस क्षेत्र की लीडर्स हैं। अगर आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अभियान को हमारी तरफ से, और मैं मैडम शील धाबाई जी की तरफ से भी, आप कि इस अभियान के अंदर हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते हैं, तो आपको चलाएंगे। अभी भी ये चल रहा है, अभियान है, लेकिन अभी भी जिस सघनता से ये अभियान होए वो अभियान अभी नहीं चल रहा है। एक बार फिर आप सब राजस्थान हॉस्पिटल परिसर के अंदर पधारे और ये कार्यक्रम किया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ शील धाबाई जी का, मेयर साहब का, कि मैंने जस्ट टेलीफोन शाम को किया था, उसी टाइम मैडम ने बताया था कि कल ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपने जो है ना तुरंत ही इसकी स्वीकृति दी। और स्वीकृति के पश्चात भी आप ये देखो कि डॉट टाइम के ऊपर यहाँ पर आप पधारे। ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक व्यक्ति को, लेकिन वो सब फिर भी आए। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से योगदान, एक संजीदगी के साथ और एक कर्मठता के साथ, पहले वाले अपने टेन्योर के आप एक परिवर्तन कार्य प्रणाली के अंदर देख रहे होंगे, और आप अनुभव, एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मुख्य अतिथि मेयर शीला धाबाई जी से कि वो हमारा आज का स्तनपान का पोस्टर को रिलीज करें। थैंक यू एवरीवन। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि मेयर धाबाई जी से अनुरोध करूंगी कि वे आशीर्वाद के कुछ शब्द हैं। मैडम। परम सम्मानीय डॉक्टर एस अग्रवाल जी, यहाँ पर पधारी हुई सभी मेरी सम्मानित बहनें और सभी जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं, सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर सीमा जी, आचार्य जी, डॉक्टर्स और सभी की सहयोग से जो आज ये कार्यक्रम रखा है, इसका एक बहुत विशेष महत्व है। स्तनपान
क्यों जरूरी है? वैसे तो हम सब जानते हैं और डॉक्टर साहब ने भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है कि स्तनपान के अभाव में एक बच्चे को किस तरह से परेशानी हो सकती है, माँ को भी बहुत परेशानी हो सकती है। और जो आधुनिक परिवेश में जिस तरह की बातें होती हैं, आजकल कुछ लोगों का सोचते हैं, महिलाएं सोचती हैं हम सर्विस पे जा रहे हैं, हमारा फिगर खराब हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी उनको भी समझ है इस बात की कि अपना जीवन तो खतरे में डालेंगी। जो अपनी डिलीवरी पीरियड होता है, बच्चे को भी नुकसान होता है। इसके साथ में इसकी जो इम्पोर्टेंस तो है ही, एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम कहते हैं कि आप अच्छी बुक्स पढ़िए, वीरता की पुस्तकें पढ़िए। एक कहना चाहिए सोशल जो हमारी रीति रिवाज हैं उनको किस तरह हमें पालन करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि जो अपने चक्रव्यूह जो बना था उसमें अर्जुन के बेटे ने आधा वो सुना था। तो जो कुछ भी माँ इस ड्यूरेशन में सोचती है, समझती है, या उसकी जो क्रियाकलाप होती है, उसका निश्चित तौर पर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। मैंने इतिहास में कहीं पढ़ा था कि एक राजा युद्ध कर रहा था, बहुत बहादुर था वो, लेकिन युद्ध करते करते कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो युद्ध छोड़कर आ गया। बहुत चर्चा का विषय हुआ कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो राजा को छोड़ के जाना पड़ा। बहुत खोज की गई, खोज करते करते बात पहुंची कि इस ड्यूरेशन में क्या थी, तो किसी ऐसी लेडी का उसको दूध पिला दिया गया जिसका असर उसको जिंदगी के उस मोड़ पर पड़ा और वो वहां से युद्ध छोड़कर आ गया। पहले कहावत थी कि रानी महारानियां वो देखा करती थी, राजा देखा करते थे कि कौन सी कौम ऐसी बहादुर है, उसका स्तनपान राजाओं को कराया जाए। हमारे मारवाड़ में अक्सर ये सब परंपरा रही है। तो उसके पीछे भी सोच यही थी कि एक दूध का कितना महत्व है। एक दूध पिलाने वाली, आपने पन्ना धाय का नाम सुना होगा, वो इसी बहादुरी के तहत ही वो पिलाया गया था और जिसने अपने बेटे को शहीद कर दिया। तो ये दोनों पहलू बहुत, आज सब बहनें बैठी हुई हैं, जैसा कहा कि जो हम संस्कार जो देना है हमें, वो भी उसको भी हम करें कि प्रेगनेंसी के दौरान नगर निगम की तरफ से मैं आज आपको कह रही हूँ, किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी की, किसी प्रकार की आयोजन की, अगर आप लोग तौर पे आपके साथ में खड़ी नजर आऊंगी। ये बातें बहुत छोटी छोटी, एक जीवन जो अभी पेट में है उसे कुछ पता नहीं है, वो सारे जो सुनेगा वो सारे संस्कार लेके आएगा और आने वाली वो सब उसको इम्पैक्ट डालेंगी। इसलिए नींव में ही कहते हैं ना, नींव मजबूत होती है तो इमारत अपने आप। बहुत साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये हमारी जेंटल लेडीज जिन्हें मुझे बुलाया, उनका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सुना उसका भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, उनका डेडिकेशन मैं कम से कम 30 साल से जानती हूँ। काम हो, बाहर का काम हो, बिल्कुल जड़ तक पहुंचते हैं। और जब मैंने आज हॉस्पिटल देखा तो मुझे हर पॉइंट पर और जो जनता की सेवा करने का जो भाव है वो मुझे नजर आया। बहुत मैं डॉक्टर साहब आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your kind words. Now is the time to felicitate our guests.
I request Dr. Veena Acharya, ma'am, to please give away the memento to our chief guest, Sheila Dhabai. Madam Alka Rao. This is a small token of thanks for sparing your valuable time and attending our function. Dr. Damayanti Gupta. Huh? Dr. Anshu Gupta. Anshu Patodia, she is Secretary and Child Health. Dr. Kiran Bhandari. हाँ, किरण। Kiran Bhandari ji. Mrs. Leela Mehta. Leela ये आपकी Mrs. Leela Mehta मेरी जेठानी है and Jain Social Group Sangini Navkar. And Dr. Sheila Sharma. Please come and sit this side. Otherwise. प्रोजेक्टर वहां पे है। On behalf of Narchi Rajasthan chapter, Rajasthan Hospital, Ruva and all the societies, I would like to welcome you all to today's hybrid meeting on World Breastfeeding Week and thank you all for your time. Breastfeeding promotion is an integral part of any institution which is providing birthing and obstetric services. A new mother needs help and guidance, especially when it is her first baby. And we as hospital staff should all adopt the 10 steps of WHO and promote breastfeeding. Here we'll start our technical part of today's meeting and I'll request Dr. Seema Mehta ma'am to speak a few words on breastfeeding, its importance to the neonate. What has already been told about breastfeeding and its importance. हमारे already कि breastfeeding कितना important है. अब मैं आप लोगों को सिर्फ बहुत specific बताऊंगी कि breastfeeding बच्चे next sessions में होगा. breastfeeding माँ के लिए किस तरह important है. उसके बाद होगा कि breastfeeding अगर माँ ने सुविधाएं हैं. उसके बाद होगा कि किन किन कंडीशंस में ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग अमंग चिल्ड्रन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे. ये कहा जाता है कि बच्चे की मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी ब्रेस्ट फीडिंग अगर किया जाए तो बहुत कम हो जाती है. जिन जिन 10 स्टेप्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, उसके बाद होगा कि किन किन कंडीशंस में ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग अमंग चिल्ड्रन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बहुत जरूरी है.
उन नेशंस में देखा गया है कि चाइल्ड मॉर्बिडिटी यानी कि बच्चों का हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत ज्यादा पाया गया है। सो उन लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन के इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग का क्या होता है, ये कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स। मतलब 6 मंथ्स तक बच्चे को पानी भी नहीं देना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना है। हाँ, एसोसिएटेड कुछ दवाइयां अगर देना चाहते हैं जैसे आयरन और विटामिन डी तो वो दिया जा सकता है। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years। 2 साल तक अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कहा जाता है कि एक स्टडी हुई थी WHO के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि 8 लाख बच्चों को मेथड फॉलो किया जाए। क्या? इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को ब्रेस्ट से लगाना, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव for 2 years along with other nutrition to the baby। WHO की स्टडी में सिर्फ 40% इन्फेंट्स हैं जिनको कि मदर्स 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। तो हम should go up, more and more mothers should feed their baby for more than 6 months। गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव जो है वो 3 महीने से 6 महीने कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, फीडिंग कर पाए 6 महीने के लिए। नाउ ब्रेस्ट मिल्क की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये बायोलॉजिकली है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए स्पेसिफिक है, औरत का दूध औरत के बच्चे के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह बकरी का औरत के बच्चे को देते हैं तो वो एग्जैक्टली स्पेसिफिक नहीं है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें ज्यादा हैं जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, बच्चे की जरूरत पूरी नहीं करती हैं। इसलिए मदर्स मिल्क इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द बेबी एंड इट शुड बी यूज्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ब्रेन और आंखों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये देखा गया है कि बच्चे का IQ बहुत अच्छा होता है। किया गया तो ये पाया गया कि IQ लेवल 3.2 पॉइंट्स बढ़ जाता है उन बच्चों में जिन बच्चों में अब यह है कि माँ का दूध कितना में हर वक्त संशय रहता है कि क्या मेरा दूध पूरा है कि नहीं है। तो यूजुअली ये होता है कि माँ का दूध बच्चे ऑन एन एवरेज 750 to 800 ml मिल्क पर डे प्रोड्यूस कर पाती है, जो कि बेबी के लिए सफिशिएंट होता है। कुछ लोगों में 450 होता है तो कुछ लोगों में 1200 के करीब मिल्क बन जाता है। वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तीसरे चौथे दिन मिल्क वॉल्यूम बहुत अच्छा होने लग जाता है और जो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है टिल द मदर इज फीडिंग। मिल्क में क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। प्रोटीन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है मिल्क में। मिल्क में फैट भी बहुत अच्छा, इजीली डाइजेस्ट, जो गुड क्वांटिटी में होते हैं, जो बच्चे के कैलोरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल्क में बहुत होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि विटामिन डी मदर्स मिल्क में नहीं होता है। अगर विटामिन डी बच्चे को देना है तो उसको धूप में रखना पड़ता है थोड़े टाइम तक, और अगर ये संभव ना हो तो ऊपर से विटामिन डी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। आयरन और जिंक ऊपर से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, लेकिन बच्चे में इसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है तो इससे यूजुअली कमी नहीं आती है। बच्चे का दूध इज लाइक अ फर्स्ट वैक्सीन फॉर द बेबी। जो शुरू का जो दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं और इसमें इम्यूनोजेनिसिटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे में बीमारी से लड़ने की क्षमता इससे बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अबाउट 40 to 50 ml जो मिल्क होता है, इट शुड बी सीन कि वो मिल्क बच्चे को जरूर दिया जाए।
को मारने की क्षमता भी होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है. It contains factors that help to protect the infant against infection. इंटेस्टाइन्स की इन्फेक्शन से इम्प्रूवमेंट होता है, इससे लंग इन्फेक्शंस कम होते हैं, बच्चे में कोल्ड एंड कॉफ कम होता है, वाइट ब्लड सेल और कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वे प्रोटीन्स जो कि किल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको बायोफिटिस फैक्टर बोलते हैं. दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक all the microorganisms. इसके कारण जब बच्चा हर चीज मुंह में लेता है, जब उसके टीथिंग फेज होता है, उस वक्त भी बच्चों को कई बार मिल्क which the baby is taking. तो इसलिए कहा जाता है कि टीथिंग के टाइम पे भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर करना चाहिए. बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स की क्या होती है? डिक्रीजेस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी स्पेशली ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस. It decreases the risk of sudden infant death. Then it gives the optimal nutrition to the baby and it improves the outcome of especially premature babies में breast milk बहुत important होता है. अब सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चे के लिए ही नहीं जरूरी होता है. ब्रेस्ट मिल्क अगर बच्चे ने न्यूनेटल पीरियड में लिया है तो उसका भविष्य भी बहुत सुधर जाता है. जैसे बड़ा बच्चा, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है, उसमें भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है ड्यू टू मिल्क. फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इट गिव्स अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्रॉम डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज मेलिटस. बच्चों में डायबिटीज का इंसिडेंस कम होता है अगर बच्चे मैटरनल मिल्क ले लेते हैं. तो चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज कम हो जाते हैं अगर बच्चे न्यूनेटल पीरियड में मिल्क ले लेते हैं, तो इन्फेंट पीरियड में उन लोग को ये डिजीज कम होती है. अब फोर्सफुली माँ बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, इसलिए चांसेस ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट के चांसेस भी कम हो जाते हैं जब बच्चा मैटरनल मिल्क लेता है. उसका IQ, जैसा मैंने पहले बताया था, इंक्रीज हो जाता है. एंड जैसा मैंने कहा भी कि टीथिंग के वक्त भी अगर बच्चा मैटरनल मिल्क ले रहा है तो उसके डेंटल ओक्लूजन के चांसेस कम होते हैं. अब बच्चा जब 10 से 12 साल का तक का भी हो जाता है तब भी ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहता है. इससे बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं और हॉस्पिटल एडमिशंस कम हो जाते हैं, डायबिटीज कम हो जाती है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल डिजीज, इन सब में बच्चे को फायदा मिलता है. इवन आफ्टर 12 से लेकर 20 साल की उम्र के बच्चों को भी बहुत फायदा होता है जब वो बच्चा मैटरनल मिल्क ले लेता है. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैटरनल मिल्क नॉट ओनली हेल्प्स द बेबी इन द पीरियड व्हेन द बेबी इज टेकिंग द मिल्क. सिर्फ अगर बच्चा 2 साल तक दूध ले रहा है तो सिर्फ 2 साल तक ही नहीं, उस दूध का असर उसके 20 साल तक रहता है. एंड फॉर दैट मैटर लाइफ लॉन्ग उस दूध का असर बॉडी पे रहता है. इसलिए ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज का हमारा यही मकसद है that we want to promote breastfeeding and we want maximum people to spread this awareness. अभी हम लोग जो इतने जने बैठे हुए हैं, अगर वो 10 जनों को भी ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग का प्रमोट करेंगे तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Seema Mehta ma'am, for that very concise and detailed talk on breastfeeding and its importance to neonate. For the next talk, I will request Dr. Subha Shethia ma'am. She is with us on Zoom platform and she'll be talking about the advantages which a breastfeeding provides to the mother. So can I get the connection to Dr. Subha Shethia ma'am? Dr. Subha Shethia ma'am is the secretary of Jaipur Menopause Society. She has also been the past secretary of Jaipur Obstetrician Society. Welcome ma'am. Thank you, Dr. Anshu, for your kind invitation. And it is my pleasure that I have been given an opportunity to explain one of the important aspects of breastfeeding. That is, we all understand that breastfeeding to the child, everybody knows is useful, though we need to educate them about it. But breastfeeding is also useful to the mother. And that is one of the most important things that we need to reiterate in the minds of all doctors, our health workers, as well as the general public, and especially the elite class of women who can affect the mindset of the people around them. Dr. Anshu, I would like to just share my screen.
Is my screen visible? Dr. Anshu, is my screen visible? Yes, ma'am. It is Hello? it on Hello? full. Hello, Yeah, it is visible, ma'am. okay. ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे माँ को क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसके बारे में कभी हमने सोचा है? आइए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा वक्त होता है जब माँ और शिशु दोनों क्लोज स्किन कांटेक्ट और हगिंग या कडलिंग मोड में होते हैं। और ये स्किन कांटेक्ट या हगिंग और कडलिंग मोड जो होता है, इससे कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो दोनों बच्चे और माँ के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। अब ब्रेस्ट मिल्क जहां एक आइडियल न्यूट्रिशियस एलिमेंट है, उसके अलावा बच्चे को माँ की गर्मी और माँ के प्रेजेंस की सिक्योरिटी तो फील होती ही है, लेकिन माँ को भी बच्चे को जैसे ही वो दूध पिलाने लगती है, एक अलग सा फुलफिलमेंट की फीलिंग, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग और रिलैक्सेशन और पीस की फीलिंग आती है, जो किसी भी सुख के अनुभव से बहुत ऊपर होती है। और यही कारण है कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनको आगे चलकर सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम होती है, ना सिर्फ माँ में बल्कि बच्चे में भी, और उनको डिप्रेशन के एपिसोड्स भी कम होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग का क्या फायदा है? जो इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा होता है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हमारी बच्चेदानी को, जो कि बड़ी हो गई है, बच्चे को पालने के लिए उसे धीरे धीरे छोटा करता है, और ये ब्रेस्ट इन्वोल्यूशन जो है इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बच्चेदानी को सिकोड़ता है, और इस सिकोड़ने की वजह से जो उसमें ब्लड वेजल्स जो बहुत ज्यादा थे डिलीवरी के वक्त, वो भी प्रेस होते हैं, और इसकी वजह से माँ को जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है। और यदि ब्लीडिंग कम होगी तो माँ में खून की कमी भी नहीं होगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है हमारे देश में। तो हमें ये समझाना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चेदानी को नॉर्मल साइज में लाने के लिए, ब्लीडिंग कम करने के लिए और खून की कमी को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो ब्रेस्ट फीडिंग का होता है वो होता है कि हमें गर्भ निरोधक एक तरीका है ये, जो कि हम अभी तक कई लोगों को पता भी नहीं होता है। जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और इसका मतलब है कि माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है 6 महीने के लिए, ना ऊपर से पानी, ना कोई प्री लैक्टियल फूड्स, ना कोई भी और चीज दे, और वो यदि रोज दिन में हर 4 घंटे से फीड कराए और रात के वक्त हर 6 घंटे से फीड कराए, तो उसे अगली प्रेगनेंसी होने से 98% प्रोटेक्शन हो जाता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा मानसिक वो है कि पेशेंट बिल्कुल वो है कि अब उसे कोई और कॉन्ट्रासेप्शन करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये चीज बताने के पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रोटेक्शन है ये 6 मंथ्स तक का बच्चा जब होता है तभी तक लास्ट करता है, और यदि किसी कारणवश इस महिला के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो हमें उसे समझाना होगा कि ये मेथड ऑफ प्रोटेक्शन उसके लिए सेफ नहीं है। इसीलिए जब तक महिला एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है 6 मंथ्स तक, तो उसे कोई और कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं होती।
परंतु यह भी समझाना जरूरी है कि यदि महिला बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है तो उसे 21 दिन बाद ही कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना होगा। और अगर वो पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल एज टॉप अप कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स उसे मिल रहे हैं, तो उसे 6 हफ्ते बाद कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है। इसके अलावा आज की जनरेशन को वेट लॉस की बहुत चिंता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिला की जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 500 कैलोरीज रोज होती है। और यदि ये महिला एक बैलेंस डाइट लेती है, रेगुलर एक्सरसाइज करती है और रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, जिसमें कि वो ज्यादातर हमने देखा है कि इस वक्त के दौरान महिलाएं अल्कोहल, कैफीन या स्मोकिंग या इवन ड्रग्स का सेवन, वो जानती हैं कि ये सब चीजें बच्चे को नुकसान करेंगी, वो नहीं करती हैं। और ये सारी चीजें मिलकर महिला का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको चेंज करती है। उसके पेट के आसपास जो फैट प्रेगनेंसी में एक्यूमुलेट हुआ था वो सारा धीरे धीरे छटने लगता है और वेट गेन, वेट लॉस जो कि प्रेगनेंसी में हुआ था वो ठीक हो जाता है। ये एक ऐसा कारण है जो हमारी आज की मॉडर्न लेडीज को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और वो ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ मोटिवेट होंगी। इसके अलावा आज सभी लोग कैंसर के दुष्प्रभाव से अफेक्टेड हैं और ज्यादातर महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बहुत सारे कैंसर से भी बचा जा सकता है। जो महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। और अगर महिला 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो होता है हर 1 साल की ब्रेस्ट फीडिंग से 4.3% कम हो जाता है। तो ये इतना बड़ा फायदा जो हमें मिल रहा है एक सिंपल सा प्रोसीजर ब्रेस्ट फीडिंग करके, तो हम इसको क्यों ना अवेल करें। इसी प्रकार ओवेरियन कैंसर जो महिलाओं में पाने वाला 5वें नंबर का ब्रेस्ट कैंसर है और जो महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है, इसके इंसिडेंस में तो बहुत ज्यादा कमी पाई गई है। अब यहाँ तक देखा गया है कि 34% लेस रिस्क हो जाती है यदि हम एक वर्ष तक महिला ब्रेस्ट फीडिंग करे। यदि 6 महीने भी ब्रेस्ट फीड करे तो 23% रिस्क कम हो जाती है। और यहाँ तक पाया गया है कि 3 महीने ब्रेस्ट फीड की हुई महिलाओं में भी 18% रिस्क कम हो जाती है। और ये रिस्क एक छोटे समय के लिए नहीं होती, ये ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 30 साल तक महिला को ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। तो आगे चलकर जो हमारी प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल एज में जो ओवरी के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कम करेगी। इसी कैंसर को भी ब्रेस्ट फीडिंग कम करती है। और इसका कारण यह है कि ज्यादातर जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है तो एस्ट्रोजन कम आता है और कम एस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से महिला में एंडोमेट्रियम का कैंसर भी कम पाया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत से अलग फायदे भी हैं। ये काफी स्टडीज में पाया गया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो विसरल फैट से चलकर और विसरल फैट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेक्रीट होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ब्लड प्रेशर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये पाया गया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ब्रेस्ट फीड करने वाली महिलाओं के कंपैरिजन में 27% ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार डायबिटीज का इंसिडेंस भी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में कम पाया जाता है, क्योंकि ये एक तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और दूसरा ये विसरल फैट को भी कम करता है। इसी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी कम होते हैं। और ये पाया गया है अलग अलग स्टडीज में कि हार्ट डिजीज का इंसिडेंस 23% कम हो जाता है यदि किसी महिला ने 1 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया है।
और आज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया और हार्ट डिजीज हमारे बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और यदि इन दुश्मनों से हमें छुटकारा मिल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग करके, तो ये एडवांटेज तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा कुछ बोनसेस हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग हमें देती है। एक तो ये इजी मेथड है, चीप मेथड है, कन्वीनियंट है, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और फिर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोई पैकिंग मटेरियल, कोई बॉटल्स, कोई प्लास्टिक का यूज, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग की अभी कुछ स्टडीज चल रही हैं जिसमें यह बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमजोर होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी कम पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ब्रेस्ट फीडिंग के हमें और भी फायदे मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा अभी डॉक्टर सीमा ने हमें बताया, ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चे के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये माओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और इसीलिए मैं कहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक लिक्विड गोल्ड इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने मदर और चाइल्ड दोनों के लिए करते हैं, और इसके बेनिफिट्स मदर और चाइल्ड दोनों जिंदगी भर रीप करते हैं। और यदि हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं तो हमें इसे प्रमोट करना है। धन्यवाद। Mother as well as the baby. Initially, at the time of the inauguration, I had talked about a situation and scenarios in which the baby is led to the nursery and is admitted there. Now, why was he admitted? He or she, why was he admitted? Because he was not breastfed properly, that is within the first hour, first 60 minutes of birth. Now, do we know that there are rules and regulations laid by the government that every baby should be fed within 1 hour of the birth, whether it is a normal delivery or a cesarean? Now the question is, do we implement it? क्या हम लोग इसको implement कर रहे हैं? I want this to be an interactive session. We just have 10 minutes. It should be an interactive session. क्या हम ये कर रहे हैं? हर बच्चे को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाया जाता है। आप लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताएं। डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो नॉर्मल डिक्टम क्या है? बच्चे को माँ के पेट के ऊपर लेटाया जाता है, 3 मिनट बाद नाल काटी जाती है और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग उसी टाइम कराया जाता है। क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? मैं जो जनाना हॉस्पिटल में है, महिला में है, उनसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्या इम्प्लीमेंट होता है? हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है? हमारे ज़मीर में, हमारी कर्मठता में। थ्योरी ऑफ कर्मा अगर जानते हैं आप, मैं ब्रह्म कुमारी की फॉलोइंग टीचिंग्स को फॉलो करती हूँ। थ्योरी ऑफ कर्मा है, क्या हम जानते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ कर्मा? जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, पाप कर्म करेंगे पाप कर्म, है ना? किसी को आपने एक टाइम के लिए खाना दे दिया, उसकी भूख उस टाइम पे मिट गई। आपने किसी को पैसा दे दिया, वाइफ को मारा, खाना नहीं लाया घर में, उनके अंदर लड़ाई हो गई, दे दिया। अच्छा कर्म क्या है? आपका जॉब है, आप डिलीवरी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने उसको फर्स्ट आवर फीडिंग, क्योंकि हम कंसंट्रेट इसी के ऊपर कर रहे हैं, क्या हम उसको फर्स्ट आवर लगा रहे हैं माँ के? अगर हमने ये नहीं किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा?
ग्रीन रजिस्टर है। बिलीव मी, दे आर देयर। अगर हमने अपना कर्म सिंसियरली नहीं किया, कर्म सिंसियरली कौन सा है, जो हमारा जॉब है, हमारा रेड रजिस्टर में नाम हो जाएगा। क्यों? वो बच्चा जो था वो दूध नहीं पी पाया, वो एडमिट हो गया नर्सरी में, किसी कारणवश उसको सेप्टिसिमिया हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई या सकम हो गया। जिम्मेदारी किसकी हुई? हमने, क्योंकि हमने नॉलेज ली थी, हमें ज्ञान था, हमें पता था कि अगर हम उसको करेक्ट टाइम पे, उसकी जिंदगी बच सकती थी, उसका एडमिशन बच सकता था, उसकी मॉर्बिडिटी बच सकती थी। वो रेड रजिस्टर में एक नाम दर्ज हो जाएगा। क्या हमको इसकी अवेयरनेस है? हम कहते हैं हमारे घर गया, कोई दुख आ गया, परेशानी हो गई, क्यों हुआ? वो जो रेड रजिस्टर था उसका फल है ये। से बहुत बहुत अवेयर रहें। सिर्फ ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना है, हमें नॉलेज बनाए हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो मैम ने यहां बताया कि 40% ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ 40% बच्चे ले रहे हैं, बाकी में लैक्टेशन फेलियर होता है या उसके डिसएडवांटेजेस हमको पता है और आउटकम क्या पता है हमको। बच्चे को ऊपर का मिल्क दिया, इन्फेक्शन हुआ, डायरिया, न्यूनेटल यूनिट्स। इसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी, हमने इतने रूल्स बनाए, गवर्नमेंट इतना उसके लिए वो कर रही है, लेकिन उसका आउटकम क्या है? अगर बच्चे को हमने फर्स्ट मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई तो आउटकम क्या है? उसकी मोर्टेलिटी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने कर्म पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहला कर्म है कि हमको जिम्मेदारी उठानी है अपने ऊपर कि हम फर्स्ट आवर फीड बच्चे को दिलवाएं। अब ये कैसे पॉसिबल है? पहला सिनेरियो लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को मां के पेट पे डिलीवर अगर नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद मां के पेट, और ये इम्प्लीमेंट हो, सारे जो अथॉरिटीज हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हॉस्पिटल में निकालें, हटाया जाए। अगर आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस कैंप्स करें। जयपुर जेके लॉन हॉस्पिटल में जोनल रेफरेंस ट्रेनिंग सेंटर ऑफ लैक्टेशन ये स्टार्ट हुआ है। हमारे सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस अब होने जा रहे हैं। हम सबको इनविटेशन देते हैं कि आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन भेजें, हम आपको लैक्टेशन ट्रेनिंग, लैक्टेशन काउंसलिंग की ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। माँ को ब्रेस्ट के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी को लगाएं। दूसरा केस, अगर सिजेरियन है, बच्चा डिलीवर हुआ है, बच्चा नॉर्मल है, हम नॉर्मल की ही बात करेंगे, शिफ्ट कर दिया जाता है, वो ऑब्जर्वेशन रूम है, 2 घंटे के लिए वहां रखते हैं उसको। हम उस बेबी, इसमें हमारी मानसिकता चाहिए, हमारा, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, हाँ ठीक है बेबी को लिया, वो दिया, बाहर दे दिया, अभी तो मदर रिकवर कर रही है, अभी सिजेरियन रहा होगा। सारी प्लीज, क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिकल उससे बता रही हूँ, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बाय वर्किंग इन मिल्क बैंक्स in charge and working with the maternity side also. वो सारी प्लीज देते
सबसे अच्छा समय है सिजेरियन के बाद में इमीडिएट बच्चे को माँ के ऊपर उल्टा प्लोन पोजीशन में, क्योंकि बेबी बहुत रोबस्ट है उस टाइम। बेबी माँ के पेट से निकला है, पूरा खाना खा के तरोताजा है। उसके अगर कभी मुंह में उंगली डाल दें, वो इतनी लस्टीली सकिंग करेगा, इतने प्रेशर से सकिंग करेगा कि वो माँ कर देता है। हो सकता है उस टाइम मिल्क नहीं आए, जैसे कि कहते हैं 3 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोलैक्टिन बनना चालू हो करेंगे, उस बच्चे को मिल्क मिल जाएगा। ये इम्प्लीमेंट करें हम। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए उसकी पोजीशन क्या है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है, हैं अपने आप को एक्सपर्ट्स किस चीज में, कि हमें तो आता है पोजीशन, बच्चे को दूध पिलाना तो सबको ही आता है। यहाँ तक कि तो कब ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, हमको आप सिखाओगी दूध पिलाना। और वो ये स्टेटमेंट किसके हैं? गायनेकोलॉजिस्ट के। गायनेकोलॉजिस्ट मदर्स जिन्होंने डिलीवर किया महिला चिकित्सालय में, उनको हमने कहा मैम हम आपको आके, हमारी काउंसलर आकर के लैक्टेशन के लिए सिखा देगी। आप हमें सिखाएंगे लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिलाना हमें सिखाएंगे आप? थी, उसको डिलीवर हुआ 10 डेज। उसने अपने आप ट्राई किया कि मैं तो एक्सपर्ट हूं, मुझे तो, मैं तो लैक्टेशन काउंसलिंग कर रही हूं। शी कुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी एंड आफ्टर 10th day शी केम टू अस कि मैम मैं तो नहीं करवा पा रही हूँ, और उसको सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करवाया। क्या दिक्कत है? करेक्ट पोजीशनिंग। हम कितना ही खुद हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे, हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सिखा सकते और न सीख सकते हैं। में जो करेक्ट पोजीशन है बहुत इजी है, आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, आपको सबको मालूम भी है। सबसे पहले क्या कहेंगे मदर को कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। कंफर्टेबल पोजीशन क्या है? उसको कह देते हैं, अब बेड पे वो बैठी है, चारों तरफ उसके रिलेटिव्स भी बैठे हैं, उसे कहे भाई दिखा, दूध पिला रही है बच्चे को। आप सोचिए, है फिर वो बैठी है, उसके बैक को सपोर्ट नहीं है। जो भी मदर्स होंगी यहाँ पे, बेबी को बैठ करके फीड करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले होना चाहिए कि उसकी बैक सपोर्टेड हो, स्ट्रेट बैक चेयर होनी चाहिए। स्ट्रेट बैक चेयर में भी जो पीछे की तरफ जो लंबर लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस मतलब जो अंदर डिप्रेशन है स्पाइन का, उसके ऊपर उसके पीछे ये ऐसा गोला करके चद्दर का या तौलिए का या तकिए का पतला वो ऐसे लगा लें, और फिर कुर्सी पर बैठे वो मदर। और वो कुर्सी कौन सी होनी चाहिए? हैंडल वाली, ताकि उसके हाथों को भी सपोर्ट मिले। अब दूसरा, 2 चीज हमने कह दिया, मदर को कंफर्टेबल होना है, बैक सपोर्टेड होनी है। शी शुड बी कंफर्टेबल ऑफ द एनवायरमेंट। यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि वो सेपरेट हो, सब जगह सब लोग सामने बैठे हो, ऐसा नहीं हो, अलग कमरे में या अलग थोड़ा पर्दा लगा करके हो। अब बच्चा है, इसको हमको कैसे लेना है? सीधा। आपने सुना ही होगा सारे वर्ड्स तो जो थ्योरी में है, सीधा। सीधे का क्या मतलब? बच्चे का गर्दन, धड़ और बटक्स, कूले, ये एक सीध में हो। नॉर्मली हमको क्या करना है ब्रेस्ट फीडिंग देखने के लिए? 4 मिनट तक उस महिला को कहना है कि आप दूध पिला के दिखाओ हमें। वो जिस तरह से पिला रही है वो हमको ऑब्जर्व करना है। अब नॉर्मली क्या करती हैं मदर्स? मदर बैठ जाती है, खुद आगे झुक जाती हैं, बच्चे की गर्दन को अपनी तरफ मोड़ लेती हैं, बच्चे का धड़ अपने लैप पे रख लेती हैं, वो सीधा है और गर्दन माँ की तरफ मुड़ी हुई है। अब वो दूध पिला रही है। अब सोचिए, मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में तो आपको करके अभी नहीं बता सकती, लेकिन आप ये करिएगा जा करके
जब भी आप बाहर जाएं, पानी ले मुंह में, पानी गले में लेके अपनी गर्दन को ऐसे मोड़िए और फिर उस पानी को निगलने की कोशिश करिए। करके देखिएगा आप लोग सब, क्योंकि हम यही कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। हम उस बच्चे की गर्दन मोड़ करके उससे कह रहे हैं अब तुम दूध पियो। वो ऐसे करके निगल नहीं पा रहा है, वो जल्दी जल्दी चूसता है क्योंकि उसको दूध नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले शॉर्ट में बताऊंगी, बच्चे को सीधा रखना है, गर्दन, धड़ और बटक सीधा। दूसरा, इसको पूरे को सहारा देना है, सीधा सहारा। सहारा कैसे? अपने हाथ के ऊपर। वैसे तो मैं चाहती थी कि आप लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करें, बट आई हैव ओनली 10 मिनट्स। यहाँ कोहनी पे इसका सर सपोर्ट, यहाँ से इसकी बैक सपोर्ट, और बटक्स, इसको हथेली पे इसको बटक्स को सपोर्ट कर लिया बच्चे को। तो सीधा किया, सहारा दिया। तीसरा स्टेप है, इसको बच्चे को अपनी तरफ मोड़ लिया, सामने कर लिया। सामने का मतलब क्या? बच्चे का पेट और माँ का पेट आमने सामने हो जाए। बच्चे का पेट और माँ का पेट, मुंह का ध्यान नहीं रखना है, पेट का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे का पेट और माँ का पेट आमने सामने। और चौथा है समीप, इसको बच्चे के पेट को और माँ के पेट को टच करना है, छूना है, छुलाना है, ऐसे टच करना। अब इस पोजीशन में जब बच्चा आएगा तो इसकी क्या होगी, ये जो बैक है वो ऐसे थोड़ा सा गर्दन टिल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे का, क्योंकि हमने यहां से इसको दबा लिया, पेट से पेट सटा लिया, तो गर्दन ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे ही गर्दन एक्सटेंड हो जाएगी, पैसेज है वो स्ट्रेट हो जाएगा, जो निगलने वाला पैसेज है डिग्लूटेशन, वो भी स्ट्रेट हो जाएगा। अब क्या कर, पे मां के निपल को छुलाना है, छुआना है, ऊपर के होंठ के ऊपर बच्चे। तो जो रूटिंग रिफ्लेक्स है कि कहीं भी बच्चे को छूते हैं तो वो मुंह खोलता है, तो बच्चा मुंह खोलेगा। आप साइड में से देखेंगे ऐसे, इतना अक्यूट एंगल जो होता है, छोटा सा 90 डिग्री से कम एंगल बनाया, इस वो 90 डिग्रीज का बनाता है तब भी नहीं देना है। जब वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है अपने को देना है। और अब क्या होगा, वो होठ बंद करेगा तो किसके ऊपर आएगा? जो काला काला एरियोला है उसके ऊपर होठ उसके आएंगे, और वो अब चूसना चालू करेगा। उसका प्रेशर कहाँ आएगा? उस एरियोला पे, एरियोला के नीचे। एरियोला के नीचे जो काला काला है उसके अंदर लैक्टिफरस डक्ट्स होती है, साइनसेस दूध के भरे हुए, ऐसे चारों तरफ निपल के। निपल क्या है? सिर्फ ट्यूब्स हैं, निपल में दूध। आपने छोटा मुंह खोला बच्चे ने और वो उसको दे दिया निपल, तो वो क्या करेगा? निपल को चूसेगा। और निपल में दूध नहीं है, उसको दूध नहीं आ रहा, वो बहुत भूखा है, तो वो और तेजी से चूसेगा निपल को। और जितना ज्यादा तेजी से चूसेगा, निपल बहुत सॉफ्ट होती है, तो क्या होगा? उसमें कट लग जाएंगे, एब्रेशन हो जाएंगे, और उसमें खून निकल जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। दर्द और दूध दोनों हुआ, जैसे कमर में मैंने बताया आपको, अगर निपल में कट लगा तो दूध बंद हो जाएगा। तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। और डिटेल्स इसकी ट्रेनिंग सेंटर जेके लॉन में रजिस्ट्रेशन करवा के आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो एज लैक्टेशनल काउंसलर। थैंक यू। थैंक यू वेरी, बहुत ही डिटेल में, और आज मेडिकल स्टाफ काफी कुछ इससे सीख के जाएगा, ये उम्मीद से। मैं 2 मिनट को इनवाइट करने के लिए, जो कि जूम प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ बोलना चाहती हैं, डॉक्टर मालती गुप्ता मैम, चेयर ऑफ रूवा की, मैम को कनेक्ट कर देंगे।
हेलो हेलो हाँ जी मैम, आप ऑडिबल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक्चुअली पहले ही बोलना चाह रही थी इनॉग्रेशन के टाइम पर भी, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू द डॉक्टर एंड एज अ कोलीग, सीनियर कोलीग, आई वांटेड टू से हेलो टू एवरीबॉडी. I think this session is excellent. The lecture by all the speakers are so good, and I'm thinking that we should have some more program, you know, for wider audience. So maybe somehow, and Sheila is too good. बहुत अच्छा उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है. Thank you so much to all of you for giving me the chance to speak with you. And in between, if there is any cause or anything, I can speak more later on. Thank you so much. थैंक यू मैम, आपके शब्द हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं और बेटर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगला आप लगा देंगे. नेक्स्ट में बहुत शॉर्ट कि क्या 10 स्टेप्स हैं जो WHO के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, जिससे कि हम एक जो हॉस्पिटल जो मैटरनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने आप को हम कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करें, और क्या 10 पॉइंट्स. मैं क्या एक सेकंड में एक बात बोलना चाह रही थी. हेलो. हाँ जी मैम, बोलें. हमारे बीच में डॉक्टर पल्लवी सिंघवी हैं. शी इज अ गेस्ट एंड शी इज ऑनलाइन. तो इफ शी वुड लाइक टू से एनीथिंग, यू कैन आस्क हर. डॉक्टर पल्लवी सिंघवी, शी इज अ रोटेरियन. हाँ जी मैम, मैं उनको ज्वाइन करा रही हूँ. डॉक्टर पल्लवी, प्लीज. थैंक यू. डॉक्टर पल्लवी को ज्वाइन करा, वो कुछ बोलना चाहते. Yes, Dr. Pallavi, you are there. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, you are. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. I should say it is my profound privilege and honor to be associated with such a thoughtful initiative. I'm here and I've listened to many of the eminent personalities out here. And here I would like to add one thing. Mother and the child is so emotional. जब वो 9 महीने पेट में अपने बच्चे को संभालती है, तो मुझे लगता है कि बाहर आके भी उसे पता है she is responsible for breastfeeding and for the health of the child. But I think we celebrate this week globally to. Yeah, this week is celebrated globally all over the world as breastfeeding week. You're getting disconnected. Hello. Dr. Pallavi, actually not audible. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Am I audible? Yeah, now? you are audible. So I'm saying that we celebrate this entire week to encourage breastfeeding and to make people, to make women and mothers understand the importance of breastfeeding and the importance of creating awareness of breastfeeding. But can I still take liberty to highlight a very important but very essential but very much ignored aspect of social scenario, which I think Sheila ma'am ne bhi abhi bola, ki besides educating the women and mothers about the importance of breastfeeding, it is very, very important to educate the people around her. It is very important to educate the people who are supportive and the people who can create the congenial environment wherein she is allowed to give that much of time for breastfeeding. For example, I've been a working woman. I was a banker, and मैं अपना यहाँ पे example रखना चाहूँगी. मेरा बेटा 10 साल का है. जब हमारी maternity leave हम लोग को 6 months provide की जाती है, लेकिन अगर pregnancies में कुछ complications होते हैं, तो वो maternity leave 6 months से 4 महीना 5 महीना रह जाती है. If a mother wants to breastfeed a child, a baby, and she has resumed her duty after maternity leaves, it really becomes difficult for her. In fact, अगर आपकी boss, irrespective of male or female से भी अगर आप बोलेंगे कि मैम you have to seek the approval कि मैम मैं घर जाके अपने बच्चे को breastfeed करा दूं, तो उसका response बहुत ही
एपैथेटिक, बहुत ही इंडिफरेंट होता है, बिकॉज उन लोगों ने वो फैसिलिटी नहीं ली होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें भी तो नहीं अलाउ किया जाता था, तो हम आपको कैसे अलाउ करें. Once you are in office, you are not allowed to go out. So my intention is this, that besides within the house, a lady जो उसकी mother in law होती है, जो उसकी sister in law होती है, जो उसके husband होते हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है. The counseling sessions should be organized at all the hospitals because they have the data. जहां पे बच्चा पैदा हो रहा है वहां पे काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए. Besides that, जो ऑफिसेज हैं जहां पे वर्किंग वुमेन काम कर रही हैं, वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स होने चाहिए कि अगर वो जाके घर पे नहीं फीड करा पा रही है तो उसकी फैमिली के लोग बच्चे को ले आए और वो वहां पे ऑफिस के अंदर फीड करा सके. उनको वो पूरा, they should ensure the responsibility, besides understanding the responsibility of breastfeeding, they should ensure that this has been done as and when required. Plus जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जीई है या इन्फोसिस है, या ऑफिस बिल्डिंग्स हैं लाइक मानसरोवर प्लाजा, जहां बहुत सारे ऑफिसेज हैं और बहुत सारी लेडीज वहां पे एम्प्लॉयड हैं. आई थिंक हर ऑफिस बिल्डिंग में एक क्रैच होना चाहिए, फीडिंग रूम्स होने चाहिए, जिससे कि जब भी चाहे वो अपने घर में, अगर ऑफिस में उसके स्टाफ या सीनियर्स उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो घर में वो बात कर सके और बच्चे को उसके पास लाया जा सके और वो फीड करा सके. तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोगों को बहुत ध्यान में देना चाहिए, बिकॉज हम लोग सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि बच्चा हमारे देश का भविष्य है. तो जब हम सब चीजों की बात करते हैं, मैं खुद सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम मैंने इनिशिएट किया है फॉर वुमेन एंड फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे लगता है फिजिकल और मेंटल कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. लेकिन ये शुरुआत जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही होगी, जब बच्चा अंदर से फिजिकली, और जैसा कि मैम ने कहा था, मेंटल कॉन्फिडेंस भी बच्चे में आता है जब वो ब्रेस्ट फीड करता है. तो अगर वो बचपन से ही हम उसे मजबूत बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे आने वाली, मुझे लगता है, जनरेशन सोशली भी हर तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत होगी और देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Dr. Pallavi. That was a very good take-home message. And in very brief, we'll talk about the 10 steps of WHO. So, राजस्थान हॉस्पिटल और जहाँ के भी स्टाफ हैं, जहाँ भी मैटरनिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, हमें वी आर सपोज टू फॉलो द 10 स्टेप्स जो WHO रिकमेंड करता है, सो दैट हम एक ब्रेस्ट फीडिंग आइडियल हॉस्पिटल की पॉलिसीज फॉलो कर सकें. बहुत सिंपल से 10 स्टेप्स हैं. तो द फर्स्ट स्टेप इज कि एक तो रिटन में होना चाहिए. वर्बल हमने सब करा, सीखा, लेकिन जब तक रिटन में, जैसे हम ऑर्डर्स डालते हैं शीट में, जब तक रिटन में हमारे पास पॉलिसी नहीं होती है, वो फॉलो करना मुश्किल होता है. तो सबसे पहला स्टेप है कि हॉस्पिटल पॉलिसीज में होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग ही प्रमोट करना है और फॉर्मूला और बॉटल्स और पैसिफायर्स ये सब नहीं देने हैं. प्लस इस चीज को मॉनिटर और ट्रैक करना चाहिए कि ये किया जा रहा है. सेकंड है कि स्टाफ को ट्रेनिंग, जैसे कि डॉक्टर शीला मैम अभी बोल के गई हैं, स्टाफ को प्रॉपर एक बार ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो इस चीज में एक्सपर्ट है, और फिर बीच बीच में इस ट्रेनिंग को असेस कर. शुरुआत एंटीनेटल केयर में गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा हो जानी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान ही पेशेंट को समझ इम्पोर्टेंस है और वो क्या तैयारी कर सकती है. इसके अलावा जब जैसे ही बच्चा लगाया जाए और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, इस चीज को रीइंफोर्स किया जाए, उसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें हेल्प किया जाए, और उससे ब्रेस्ट फीडिंग जो है हम बढ़ा सकते हैं. इसमें परिवार वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है कि उन्हें समझाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड दिया जाए और मेडिकल रीजंस के लिए बस ऊपर का दूध दिया जाए. बच्चे को पैदा होते ही नर्सरी में, अगर नेसेसरी नहीं है तो ना रख के मदर के पास रखा जाए. और अगर मदर को ये लगता है कि हर 1 घंटे या 2 घंटे में पिलाना है, और जो भी उसके डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं कि भाई जब बच्चा रोए तब देना है और जितनी देर मांगे उतनी देर देना है. और इसमें जो बहुत सारे अपने भ्रांतियां और मिथ्स हैं
उनको अपने को सॉल्व करना चाहिए। जहां तक हो सके बॉटल्स, निपल्स, पैसिफायर्स का यूज डिस्करेज करना चाहिए, और अगर मेडिकल रीजन नहीं है तो इन्हें नहीं देना चाहिए। और जब पेशेंट अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जाए तो अपने को मेक श्योर करना है कि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ तरीका हो जिससे वो आपसे कोई भी कंफ्यूजन क्लियर कर सके घर जाने के बाद भी। तो ये 10 स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं सो दैट अपन एक आइडियल WHO के हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल के रूप में अपना प्रेजेंस बना सके। So thank you very much, and with this I'll invite Dr. Deep Chand. He is pediatrician at Rajasthan Hospital to talk about express milk, how and when. Good afternoon, everyone. So there are some conditions where mother can't feed directly to the baby. So, but breast milk, as we know, breast milk is best for the newborn. So, how to collect breast milk? So this is the collection of breast milk, expression of breast milk. So in what conditions, what are मदर का मिल्क हमको निकालना होता है, एक्सप्रेस करना होता है? अगर मदर बीमार है, जैसे मदर को ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, मदर को ओपन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप डायरेक्ट मदर ब्रेस्ट फीड करवाने की बजाय मदर का मिल्क निकाल कर पिला सकते हैं। बेबी बीमार है, अब बीमार वाला बेबी दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दिया ही नहीं जा रहा है, बच्चे को मदर का मिल्क दिया ही नहीं जा रहा है, कोई सा भी मिल्क दिया नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें मदर का मिल्क निकालते रहना है, ताकि मदर को जब बच्चे को जब नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तब मदर का मिल्क। और सेकंड, जब बच्चे को अगर दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते, जैसे कि बच्चा अगर प्रीमेच्योर है, बच्चा एंकेफेलोपैथी में है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को दूध निकाल करके, मदर का दूध निकाल करके बच्चे को चाहे तो ट्यूब से या फिर कटोरी चम्मच से फीड करवा सकते हैं। एंड जैसे अभी मैडम ने बेबी सेपरेट हो, मदर वर्किंग हो, तो वो घर पर भी एक तो कि आप मदर बच्चे को लेकर आए ऑफिस में, या ऑफिस से मदर जाए बच्चे को फीड करवाने के लिए। दूसरा तरीका एक और है कि मदर अपना दूध निकाल करके चले जाए, उसको आप स्टोर कर लें और उसी दूध को बाद में कटोरी चम्मच से पिला दिया जाए। तो ये आजकल के सिनेरियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत ही वर्किंग मदर्स होती है जो ऑफिस जाती है, तो उस कंडीशन में कैसे मिल्क आउटपुट मेंटेन किया जाए और कैसे बच्चे को मदर्स मिल्क मिलता रहे, तो उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब मदर के इश्यूज है, जैसे ब्रेस्ट और निपल के इश्यूज है, मदर को एंगोस्ट ब्रेस्ट है या इन्वर्टेड और फ्लैट निपल है मदर के, तो उस कंडीशन में हम मदर का दूध निकाल करके बच्चे को कटोरी चम्मच से दे सकते हैं। So this is the hand expression. This expression can be done by the hand expression, and other method is the by the machine, जो कि हमारे निकू में, सबसे निकू में अवेलेबल होती है। हैंड एक्सप्रेशन का क्या फायदा है, इसमें कोई भी मशीन की जरूरत नहीं होती, लाइट की जरूरत नहीं है, एंड डे 1 ऑफ डिलीवरी पर भी स्टार्ट किया जा सकता है।
मदर को खुद का दूध खुद निकलना चाहिए, कोई दूसरे से नहीं निकलवाना चाहिए, ताकि वो हर्ट नहीं हो। So what equipments are required for to express breast milk? For hand expression, nothing is required except a wide mouth container. एक बाउल हो सकता है, गिलास हो सकता है, और अगर ब्रेस्ट पंप से एक्सप्रेस करना है तो ब्रेस्ट पंप एक चाहिए होता है। तो कितनी बार हमें एक्सप्रेस करना है मिल्क, तो इट डिपेंड्स एक्चुअली। जनरली इट इज डन 8 to 10 times per day. It means every 2 to 3 hourly one should express her milk. But it depends कि कितना निकालना है, कब निकालना है। मानो कोई बच्चा LBW है, लो बर्थ वेट है, प्री मैच्योर है, वो NICU में एडमिट है, तो मदर को हर 2-3 घंटे में दूध निकालना चाहिए, और जितना निकल सकता है उतना निकाल करके निकू में भेजना चाहिए। सेकंड, अगर मदर हम बच्चे दे रहे हैं, उस कंडीशन में भी बच्चे का, क्योंकि मदर का सप्लाई, मिल्क सप्लाई लगातार मेंटेन रहे, इसके लिए हमें हर 3 घंटे में दूध निकालना चाहिए। वर्किंग मदर्स के लिए, जब वो जाती है ऑफिस के लिए, तो वो जितना हो सकता है उतना निकाल करके रख कर जाए। बट अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट वाली कंडीशन है, पेनफुल ब्रेस्ट है, तो उस कंडीशन में पूरा दूध निकालने की जरूरत नहीं है। जितने में उसको पेन रिलीफ होता है उतना दूध निकाल दे, बाकी वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कर सकती है। So how to express breast milk? You can see the videos on YouTube. Multiple videos are available on breast to how to and express the breast milk. सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का कुछ क्वालिटी है, इट शुड बी वाइड माउथ होना चाहिए, चौड़ा मुंह वाला होना चाहिए, बाउल हो या गिलास हो या कप हो, and it should be clean. It should be clean with the warm water, boiling water. It should be clean with the boiling water. And second is the breast massage. Before expression, mother should massage her breast. कैसे करना है? एक टॉवल लिया, छोटा टॉवल लिया, उसको वार्म वाटर में डाला, वार्म वाटर में डाल करके उसको आपने ब्रेस्ट के ऊपर रखा, कम से कम 3-4 मिनट तक रखा। उसके बाद में फिर हम ब्रेस्ट मसाज शुरू करते हैं। ब्रेस्ट मसाज शुरू करने का तरीका है, चाहे तो हम हैंड से कर सकते हैं, फिंगर से रोलिंग मूवमेंट करते हुए ब्रेस्ट मसाज कर सकते हैं। एंड इन ऑल सेक्टर्स, नॉट इन ओनली अपर एंड लोअर सेक्टर्स, इन साइड्स, इन मीडियल साइड, सब जगह से मसाज कर सकते हैं। सेकंड तरीका है, जैसे आटा गूंथते हैं अपनी नकल से आटा गूंथते हैं, इस तरीके से वो मसाज कर सकती है फ्रॉम द साइड ऑफ द निप्पल टू द साइड ऑफ द निप्पल, इसी का मसाज हर ब्रेस्ट। तो इट शुड 5 मिनट। उसके बाद एक्सप्रेस करना शुरू करना है। एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले मदर को अपने हैंड वॉश करने हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में आना है, बैठकर भी कर सकती है, खड़े होके भी कर सकती है। शी शुड यूज हर फिंगर्स फॉर एक्सप्रेशन एंड शी, ताकि उसको कोई हर्ट ना ही हो। ठीक है, कैसे करना है? हमें 4 फिंगर्स से सपोर्ट करना है, जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है उससे रोलिंग मूवमेंट करते हुए एरियोला पे प्रेस करना है, एरियोला पे प्रेस करना है, निप्पल पर प्रेस नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, निप्पल पर प्रेस करना है, एरियोला से मिल्क, जैसे ही मिल्क निकलता है, आप जो भी काम में लेना चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हैं या डायरेक्टली बच्चे को पिलाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं।
रूम टेम्परेचर पे आप 4 to 6 hours पर रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 6 hours. In freeze, you can store up to 24 hours at 2 to 8 freezer section. You can store up to 3 months also. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. And a query, please. Okay. Thank you so much. धन्यवाद डॉक्टर दीपचंद। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप सब लोगों को शायद अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी, और आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है उसके लिए आप इतनी देर तक आपको जो जानकारी दी है आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आज जो ये दिवस मनाया गया है, ये सबको आपको पता है कि 1 से 7 अगस्त हमारे विश्व में स्तनपान दिवस मनाया जाता है, सारे विश्व में। और ये WHO और यूनिसेफ ने इसके लिए खास प्रयास किए गए हैं, और इसमें 120 कंट्री भाग ले रही हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या जरूरी है कि स्तनपान कराना चाहिए, सब औरतों को पता है, सब बच्चों को पता है, पर क्या सही तरीका है, कितने दिन तक करना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। माँ को क्या फायदा है, बच्चे को क्या फायदा है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है, सभी को पता है कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, माँ का दूध अमृत है, माँ का दूध आइडल दूध है, ये हमेशा तैयार मिलता है, इसके लिए ना हमें कोई गर्म करने की जरूरत है, ये हर समय उपलब्ध है। फिर भी माँ का दूध क्यों नहीं पिलाया जाता है। हमारे कंट्री में आज भी अगर एशिया की सबसे ज्यादा देखा जाए तो 40% अभी भी हमारे देश में महिलाएं स्तनपान करती हैं। आप सोचते होंगे कि जो लो सोशल वर्कर्स हैं ये शायद टोटली स्तनपान करती, नहीं, वो पूरी तरह से नहीं करती। वो चाय पिला देती है, कभी दूध पिला देती है, कभी गाय का दूध पिला देती है, कभी भैंस का दूध पिला देती है। तो ये जो मिक्स फूड कराती हैं ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। एक तो ये बात आप सब लोग ध्यान रखिए कि माँ का दूध जो शुरू में डॉक्टर दीपचंद ने बताया है, डॉक्टर शीला ने बताया है कि शुरू के 6 मंथ माँ का दूध ही पिलाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाना है, बच्चे को घूंटी भी नहीं देनी है, हमें किसी तरह का कोई पदार्थ बच्चे को नहीं पिलाना है। ये बच्चे के लिए कोई फायदा नहीं करेगा, बच्चे के लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये बात आप सबको समझ में है। अब बच्चे को कब दूध पिलाना जाए, डॉक्टर साहब ने बताया एज सून एज बच्चा डिलीवर होता है। ये नहीं है कि बच्चा जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है बच्चे को आप आधा घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिला सकते हैं। कहेंगे माँ का दूध तो आता ही नहीं है, आधा घंटे में कैसे दूध पिला दिया जाए। सबसे बड़ी बात जो है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको आप माँ के दूध से स्तन से लगाएंगे। जब आप स्तन से लगाएंगे तो बॉडी की जो हाइपोथैलेमस है उसमें जो सिंटोसिनोन हार्मोन्स होता है और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होते हैं वो दोनों सीक्रेट होते हैं। और प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जिससे जो लेक्टिफरस ट्यूब्यूल्स हैं उससे दूध बन के बाहर आता है और सिंटोसिनोन से वो ग्रंथियां कांटेक्ट करती हैं। तो स्तनपान करना कितना आवश्यक है, जैसे ही निप्पल के लगाया दूध आना शुरू हो जाता है। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि दूध बच्चे के लिए कितना फायदेमंद है? बताइए, कोई बता सकता है कि बच्चे के लिए दूध कितना फायदेमंद है, क्यों पिलाना जरूरी है बच्चे को दूध? आप बताइए सिस्टर, बताइए बताइए। इतनी देर से हम लोगों ने, इतने सब डॉक्टर्स ने, इतने लोगों ने आपको पढ़ाया है, बताया है, आप बताइए कि क्या जरूरत है बच्चे को दूध पिलाना, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, बताइए। क्योंकि ये हमने सेशन इसलिए रखा है कि आप लोगों में से इतना तो बता ही सकते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है, वो पूरा उसका पोषण कर देता है, वो संपूर्ण भोजन है, उसके कंप्लीट आहार है। और क्या फायदा? सबसे इम्पोर्टेंट है माँ के दूध का जो शुरू का टाइम होता है कोलेस्ट्रॉम, जिससे कि बहुत सारी महिलाएं ये नहीं समझती हैं और उसको डिस्कार्ड कर देती हैं। तो वो जो है वो अमृत के, इसलिए इसको अमृत तुल्य कहता है। उसमें माँ के जो इम्यूनोग्लोबिन है, पैसिव इम्यूनिटी है, वो माँ के द्वारा बच्चे में जाती है और कई प्रकार की बीमारियों से उसको बचाती है, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं,
आगे जाके डायबिटीज से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इन सब से बचाती है। तो इसलिए माँ का दूध कितना फायदेमंद है। आप कोई बता सकता है कि स्तनपान करने से महिला को क्या फायदा है? उन्हें क्या फायदा होगा स्तनपान करने से? बताएंगे? देखिए इतने लोग हैं, इतनी देर से बता रही हैं, डॉक्टर साहब ने अलग से महिलाओं के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया, बताइए माँ को क्या फायदा? को बहुत ज्यादा फायदा है। माँ का सबसे बड़ा फायदा है कि जैसी डिलीवरी होती है उसके पोस्टमार्टम हेमरेज, जो बहुत ज्यादा ब्लीड नहीं है, उसके कॉन्ट्रेक्शन में जैसे ही वो ब्रेस्ट फीडिंग कर, एक बात। दूसरी बात है कि माँ का जो आकार है, जो अपने नॉर्मल 45 डेज में अपने नॉर्मल शेप और साइज में आने लग जाती है। और जब दूध पिलाती है तो 500 कैलोरी पर डे। औरतें कहती है हमारा डिलीवरी हो गई, इसके बाद हमारा वजन कैसे कम होगा, क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें? अगर वो स्तनपान करेंगी तो उनका वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? और क्या? और सबसे बड़ी बात है, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सब कैंसर से उनका बचाव हो जाएगा। अगर माँ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है, सिर्फ माँ, तो वो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। वो बच्चे को मतलब उस समय तक वो गर्भ नहीं धारण करती है। अगर वो सिर्फ माँ का दूध पिलाती है, उसके बीच में ये नहीं कि पानी भी पिला दिया, छाछ भी पिला दी, दूध भी पिला दिया, नहीं, सिर्फ माँ का दूध। और आपको मैं बता दूं कि माँ का दूध में, इसलिए जो कहते हैं भूखा होगा, प्यासा होगा, बच्चा प्यासा नहीं होता है। तो क्लियर कट है कि इसको आपको किसी तरह का पानी नहीं पिलाना है। यही, क्योंकि सब लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। ये जो कार्यशाला आज हमने करी है, इसका मेन उद्देश्य ये है, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत माँ का दूध पिलाना है उसको, आधा घंटे के अंदर अंदर। पहला जो दूध आता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसे फेंकना नहीं है। वो थिक होता है, येलो होता है, गाढ़ा होता है, तो वो हमें जरूर से देना है कि उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तीसरी बात ये कि कोई ऐसा कारण है जिससे माँ का दूध नहीं दिया जाए, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? ऐसा अभी डॉक्टर दीपचंद बैठे थे, उन्होंने भी बताया आपको, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है जिससे कि माँ का दूध नहीं पिलाया जाए। यहाँ तक कि HIV वाले मरीज को भी माँ का दूध दिया जा, सिर्फ माँ का दूध। फिर उसको और दूध पिलाएंगे तो उसकी इंटेस्टाइन में एब्रेशंस हो जाएंगे और उससे HIV जाने के ज्यादा बॉटल फीड कराने तो सिर्फ बॉटल फीड कराइए, और माँ का पिला रहे तो माँ का पिलाइए। ये मिक्स्ड फूड HIV वाले पेशेंट को नहीं करना है। कोरोना वाले पेशेंट को क्या माँ का दूध पिला सकते हैं? कोरोना कभी भी माँ के दूध से बच्चे में नहीं जाता है। सबसे बड़ी ये पेंडेमिक फैल रहा है, तो हर माँ अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो बच्चे को दूध पिला सकती है। ड्यूरिंग दिस वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है कि उस टाइम पे वो वैक्सीन नहीं लगा सकती हैं या वो दूध नहीं पिला। पर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, अगर माँ छींक रही है, खांस रही है, उसे अपने मुंह के आसपास लगा रही है, लाड़ कर रही है, तो वो सब प्रिकॉशन लेनी। इसका मतलब माँ डबल मास्क लगाए, माँ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, प्लास्टिक का वो कवर रख लें, और अपने हैंड को बहुत अच्छी तरह से हाथ धो के, ग्लव्स पहन के, और अपने परिवार के किसी सदस्य को कहें कि वो बच्चे को सपोर्ट करे, और जितनी देर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है वो उसकी तरफ झांके नहीं, उसके मुंह पे मुंह ना लगा के रखें। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो जैसे डॉक्टर दीपचंद जी ने बताया कि एक्सप्रेस मिल्क का मतलब है कि माँ का दूध निकाल दिया जाए, और ये आप सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 6 घंटे तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। और अगर आप माँ कोई काम करने जा रही है और कुछ वर्किंग है तो वो 24 घंटे तक फ्रिज में माँ का दूध नॉर्मल फ्रिज टेम्पर पर रह सकता है। अगर माँ और भी लंबे समय तक, जैसे प्रीमेच्योर बेबी हो गया, 7 महीने का बच्चा हो गया, वो इतना दूध नहीं ले सकता है जितना माँ के दूध आ रहा है, तो वो दूध आप प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीजर में। तो बहुत तरीके, 2-3 महीने तक माँ का दूध आप प्रिजर्व कर सकते हैं। पर बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि माँ का दूध ही देना है और कोई दूध मिक्सअप नहीं करना है, चाहे वो आप एक्सप्रेस करके दें, चाहे उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा के दें, पर माँ का दूध ही है। तो जहां तक हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, HIV में आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, पर ये है कि हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, हमें और कोई मिल्क, अगर हम उसको टॉप फीडिंग कराते हैं या बॉटल फीडिंग, फिर वो और वही कराएंगे। कोरोना में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है,
सिर्फ एक पे डॉक्टर दीपचंद ने बताया था जिसमें कि लैक्टोज से अगर बच्चे को एलर्जी है या लैक्टोरिया है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो अगर बच्चे को ये एलर्जी है या और कोई वजह, तो हम माँ का दूध नहीं पिलाते। अदरवाइज आपको माँ का दूध एक्सप्रेस करके पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्री मैच्योर बेबी को भी। तो इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। ये बात समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पता लगता है कि माँ, बहुत सारी माएँ पूछती हैं कि साहब हमें क्या पता कि हमारे बच्चे ने दूध पूरा पी लिया या बच्चा का पेट तो खाली नहीं है, वो सेटिस्फाइड तो है या नहीं है। उसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि बच्चा सेटिस्फाइड है या माँ सेटिस्फाइड है कि नहीं, बच्चे को मिला या नहीं मिला। और कोई प्रश्न है? अगर माँ कमजोर है, माँ दूध नहीं पिला सकती है, तो उन सबके डॉक्टर साहब ने इंडिकेशन बताए थे, क्या क्या इंडिकेशन है जिसकी वजह से आप माँ का दूध पिला सकते हैं। और कोई बता सकते हैं? मैम डॉक्टर नीलम जैन एक बार ज्वाइन करके आंसर करना चाहती थी। डॉक्टर नीलम वांट्स टू ज्वाइन? यस मैम। अच्छा ठीक, करा लीजिए। और गर्भावस्था में बच्चे को स्तनपान करने के लिए डॉक्टर शीला जी ने आपको अच्छी तरह से बताया कि कौन कौन सी पोजीशन है। डॉक्टर अंशु ने भी बताया कि 10 स्टेप्स कौन कौन से, जिससे कि अपन। तो हमारा जो आज की संगोष्ठी है, आज की जो वर्कशॉप है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम सब आज के बाद अपने परिवार में सबको यह कहेंगे, हम चाहे उसकी वर्किंग मदर हो, चाहे घर में रहने वाली महिलाएं हो, कि जैसे ही बच्चा हो तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग 1 से 2 साल तक चला सकते हैं। उसके बाद उसको और कुछ भी न्यूट्रिशन साथ में देना है तो वो हम दे सकते हैं। कोई भी कोरोना, HIV, HB सब कोई बीमारियां कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, सिर्फ 2 बीमारियां हैं। अगर बच्चा लैक्टोज से एलर्जिक है या और कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है, या मदर को कोई ब्रेस्ट कैंसर है, या मदर कोई रेडियोथेरेपी ले रही है, या कोई ऑन्कोलॉजी मतलब उसको हो गई है कैंसर बीमारी और कोई कैंसर की दवाइयां ले रही हैं, तो हम बहुत ही कम, कितना प्रिवलेंस होता है, हजारों में एक महिला ऐसी होती है, तो उसको लेकर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं कि महिला दूध नहीं पिला सकती है। और कोई प्रश्न आपके मन में? पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछे। नीलम आ गई करने हैं? आजकल माओ में ये प्रॉब्लम होने लग गई है कि वो उनमें मतलब माँ के दूध में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम, आयरन सभी इतना होता है जितना बच्चे को रिक्वायर। आपको पता है माँ बच्चे को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 60 ml पर किलो, और माँ दूध प्रोड्यूस करती है 500 to 900 cc। इसलिए माँ का दूध बच्चे के लिए सारे दिन में पर्याप्त है 24 घंटे के लिए। पर किलो से हम देखें तो 200-300 cc ही चाहिए बच्चे को, बाकी उसके बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूध एक्सप्रेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम है। और आप सब तो नर्सिंग में है, तो आप लोगों को तो सब कुछ पता होगा कि किस तरह से माँ का मिल्क एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे दिया जाता है। डॉक्टर नीलम? हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। या डू यू वांट टू से एनीथिंग? हाँ बताओ। नीलम, यू आर ऑडिबल। उनका नेट सही नहीं है। मैं 12:30 से सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो। मैम कनेक्ट नहीं हो पा रही है। डॉक्टर मधुलिका मैम कुछ ऐड करना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसा कि मैडम ने बताया है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक तरीके से बच्चे के लिए अमृत है। ये बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है, और ये न केवल बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा औरतों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। मैम आपके हिसाब से कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एब्सोल्युटली ब्रेस्ट मिल्क हम नहीं पिला सकते? मदर में या
कुछ ऐसी विशुद्ध से कंडीशंस कहा। हैं जैसे कि अगर मदर एंटी कैंसर ड्रग्स पे हो, उन स्थितियों में ये दवाइयां माँ के दूध में चली जाती हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती हैं, या मदर कुछ ऐसी दवाइयां ले रही हो जिस सॉल्ट हो, गोल्ड सॉल्ट हो, तो ऐसी मदर्स को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। हालांकि WHO अब ये रिकमेंड करता है कि मदर्स जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, अगर वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले रही हैं और उनका वायरल लोड कम है, तो ऐसी मदर्स भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। बट अगर कोई मदर HIV रिसेंटली इन्फेक्टेड होती है, जिसका वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है, उस स्थितियों में उन मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। और बच्चे में भी कुछ कंडीशन होती है लाइक गैलेक्टोसीमिया, उस कंडीशन में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज जो होता है वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है और बच्चे को फायदा की बजाय वो नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू मैम। डॉक्टर दीपचंद सर के लिए एक क्वेश्चन है कि मानव दूध बैंक क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर दीपचंद अगर आके बता सके। और हाँ जी मैम, आप बोलिए। हाँ जी मैम, आ गए आप। हाँ, है ना, बैंक एक्चुअली बैंक का क्या रोल होता है कि जिसमें हम अपनी पैसे सेफ रखते हैं और स्टोर करते हैं। उसी तरह ह्यूमन मिल्क बैंक भी वही चीज है जिसमें कि हम मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो हम स्टोर कर सकते हैं और सेफली यूज कर सकते हैं जब हमें उसकी जरूरत पड़े। और इसमें किन बच्चों के लिए ये होता है? वो बच्चे जो कि माँ का दूध जिन्हें रिसीव नहीं हो रहा है, जैसे किसी बच्चे को यदि अडॉप्ट कर लिया गया है और वो माँ से बिछुड़ गया है, या किसी की माँ का देहांत हो गया है, या ऐसे बच्चे जो बहुत फ्रेजाइल हैं, वीक हैं, LBW हैं, या उन्हें कोई ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो गया हो, तो इन बच्चों के लिए हम ह्यूमन मिल्क बैंक में मिल्क स्टोर करते हैं। अब उसको स्टोर करने के लिए प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मिल्क निकाला जाता है। कौन देता है मिल्क? जो हेल्दी ब्रेस्ट लैक्टेटिंग मदर्स हैं या पंप के थ्रू जो मिल्क दे सकती हैं। उसके अलावा जब हम ये मिल्क रिसीव करते हैं ह्यूमन मिल्क बैंक में, तो उस समय इसको स्क्रीन किया जाता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। एक बार ये स्क्रीन हो जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है और फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है 1 दिन के लिए। और उसके बाद अगर हमें लंबा स्टोर करना है तो इसे डीप रेफ्रिजरेटर जो कि -20 डिग्रीज पे होता है वो स्टोर किया जाता है। अब इंडिया में इस तरह के कितने हैं बैंक्स? सबसे पहला जो इंडिया में बैंक स्टार्ट हुआ था वो स्नेहा नाम की एक संस्था जो धारावी में है, मुंबई में, वहां से स्टार्ट हुआ था। और अभी रिसेंटली कोचीन में, केरला में, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं के शैलजा, उन्होंने स्टार्ट किया है वहाँ पे। और वो नेक्टर नाम के बैंक से स्टार्ट हुआ है। एंड ये एक बून है स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू रिसीव मदर्स मिल्क। सो दिस इज ऑल अबाउट, इन शॉर्ट, अबाउट ह्यूमन मिल्क बैंक। अभी आपने डॉक्टर नीलम से सुना है कि किस तरह और उसका दूध पिलाया जाए। पहले की दादी नानी बुआ मुझे देखे, मुझे पहले माँ के स्तन को दिखलाया जाए और मुझे उसका दूध पिलाया जाए। मेरा स्तन तो बहुत छोटा है, चेरी जितना है और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा है। मेरे लिए अमृत है, मुझे उससे वंचित न किया जाए। मेरी यही अभिलाषा है कि पैदा होते ही मुझे माँ के स्तन पे लगाया जाए। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। तो एक बच्चे की अभिलाषा बताइए। बच्चा पैदा होते ही अभिलाषा कर रहा है कि मुझे पैदा होते ही माँ के स्तन से लगाया जाए, मुझे दादी नानी को दिखाने के पहले मुझे माँ के दूध से वंचित ना किया जाए। जैसे कहते हैं कि बुआ आके सेरेमनी करेंगी तब दूध पिलाया जाएगा, ये बहुत गलत सेरेमनी है। तो जो कार्यशाला है उसका मेन उद्देश्य है कि आप अपने कि स्तनपान करना कितना जरूरी है एक बच्चे का, क्योंकि हमारे देश में आज भी शिशु
कंपेयर में बहुत ज्यादा है और हमें इसके